मनुवादी मानसिकता के लोग हैं ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की जो लोग बात कर रहे हैं, और उनका भय, आतंक, मॉब लिंचिंग, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ हो या मुस्लिम समाज के साथ हो या दूसरे कमजोर वर्गों के साथ हो, मॉब लिंचिंग, लूट, डकैती, रेप, हत्या, ये सब जो है आप लोग रोज देखते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहता आया हूं कि इन लोगों की हिम्मत क्यों हो रही है। हिम्मत क्यों होती है कि उन्हें ये पता होता है कि ये सब काम हम करेंगे, इतना अत्याचार, दुराचार, अनाचार हम लोग करेंगे, लेकिन क्योंकि हम अपनी जगह पे होते हैं, वहां हमारे सब लोग होते हैं, वहां पे पुलिस हमारी होती है, वहां पे सरकारी अधिकारी हमारे होते हैं, वहां के जो नेता अभिनेता हैं वो हमारे साथ होते हैं, वहां की जुडिशरी जो है, जजेस जो है, वहां पे वो भी एक तरह से उसी माहौल में, जज भी इंसान होते हैं, दबाव में आ ही जाते हैं, या एक पूरा जो इकोसिस्टम बन जाता है उसमें जज भी जो है वो भी अछूते नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं उनको भी किसी ना किसी दबाव में या किसी ना किसी माहौल में कलर होना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है उनकी कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी कर लें, क्योंकि उसी जगह का मसला है, उसी जगह पे सब होना है, उसी जगह उनके सब लोग हैं, सब उनका सिस्टम फिट। तो इसके लिए एक जो क्या हमारे लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग इससे संविधान के प्रति निराश हो जाएं कि संविधान में और भारत के कानून कायदे में और भारत के सिस्टम में कोई रास्ता ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है। वही आज एक बड़ी विक्ट्री हुई है। मेरे साथ हमारे ये क्लाइंट बैठे हैं, ये आपको अपनी पूरी व्यथा बताएंगे अभी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका केस, इनके पड़ोस में जो दबंग लोग जिनका ताल्लुक, एक तो वो पैदा ही सो कॉल्ड जो अपर कास्ट कही जाती है उसमें हुए, तो वो तो उनका दबंगई रहती है। दूसरा, उनके संबंध भी सरकार में और जो रूलिंग पार्टी है वहां पे उसमें इतने ज्यादा थे कि उन्होंने पूरा शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने कब्जे में कर रखा था। और उन्होंने प्लान क्या बनाया कि ये जो कि उनके पड़ोसी हैं, इनकी जमीन हथियानी है, इनका घर छीनना है। शिकायत इनसे ये है कि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो इनकी क्या हैसियत कि ये एक प्रॉपर्टी रख सके वहां, यही एक इनका गुनाह है। और दूसरा इनका सबसे बड़ा गुनाह है, जो हमारी नजर में किसी भी अंबेडकरवादी का सबसे बड़ी क्वालिटी है, कि ये जान देने को तैयार हो गए लेकिन इन्होंने पीछे कदम नहीं हटाया। ये बहादुरी के साथ भारत के संविधान पर विश्वास करके अपनी संघर्ष इन्होंने जारी रखी। हालांकि इन्हें घर से भाग के, पूरे परिवार को ऑलमोस्ट घर से भाग के अलग अलग जगहों पे छुप के अपनी जान बचा के रहना पड़ा। ये लोग हमारे पास आए तो हमने इनका सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, ये कह के, जो मैंने आपको आज बात बताई, कि इनका केस अगर हाथरस में चलेगा, और देखिए कैसी जगह पे है जहां पे आप हाथरस की वो बच्ची का आपको सबको पता ही है केस जो वहीं चल रहा है, और वो केस भी किस प्रकार से चल रहा होगा, मुझे सोच सोच के दहशत ही होती है कि वहां पे कितना दबाव में सारा केस चल रहा होगा। तो हमने ये केस हाथरस में ना होने देके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, और इसका ट्रांसफर जो है आज बड़ी खुशी के साथ आपको बताना पड़ रहा है दिल्ली में हुआ है। अब दिल्ली में हम लोग न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो दबाव का, दहशत का माहौल तो कम से कम दिल्ली में नहीं होगा, ताकि ये अपनी गुहार ठीक से लगा सके और इनको एक न्यूट्रल माहौल में न्याय मिल सके। तो ये एक अच्छी बड़ी विक्ट्री है। इससे एक मैसेज सबको ये जाएगा कि तुम अगर मनुवादी मानसिकता के लोग या अत्याचारी लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घर में बैठ के कुछ भी कर लेंगे, अपने एरिया में बैठ के कुछ भी कर लेंगे, तो ये सोच के अब अपराध करें कि ये केसेस आपके ट्रांसफर होके कहीं और भी जा सकते हैं। वहां आपका ये सब रौब रुआब, ये अत्याचार करने का सिस्टम और पैराफर्नेलिया नहीं होगा। तो इससे थोड़ा रोक लगेगी ऐसे केसेस में, चाहे वो मुस्लिम समाज के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रही हो या शेड्यूल कास्ट समाज के ऊपर मॉब लिंचिंग या रेप, अत्याचार, बलात्कार जो भी हो। तो अब मैं राम स्नेही जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बारे में परिचय भी दें आप लोगों को, और अपनी कहानी बताएं किस हालात से ये निकल के आए हैं और आज ये क्या महसूस कर रहे हैं भारत के संविधान के प्रति और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। मैं सभी मीडिया कर्मियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहूँगा, और आदरणीय मीडिया कर्मियों से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि माननीय आदरणीय महमूद प्राचा साहब ने मेरा केस लिया, और मुझे उम्मीद नहीं थी बंधुओं के मुझे कोई न्याय मिल पाएगा। 27/7/2020 को मेरे परिवार पर
भयंकर रूप से 4 बार हमला हुआ। और 4 बार हमला होने से पहले मैंने, जगह भी बता दो कहाँ पर? हाँ, मैं रामसनई दिवाकर, नगला देवराय, माजरा बाड़ी, चौकी हसैन, थाना जरेरा, चौकी जरेरा, थाना हसैन, डिस्ट्रिक्ट हाथरस का ये मामला है। और इस मामले पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्राम समाज की भूमि पर 1972 से मेरे बाबा ने मकान बनाया हुआ था और उस मकान को 24/8/2011 को इन जातिवादी गुंडों ने गिरा दिया था। उसकी मैंने जब शिकायत करने के लिए मैं 24/8/2011 को थाने गया तो तत्कालीन थानाध्यक्ष दिनेश कुमार दुबे ने तत्कालीन बीएसपी के ऊर्जा मंत्री के कहने पर मुझे जेल भिजवा दिया और न्यायालय मिलकर के मेरे खिलाफ ही मुकदमा कायम कर दिया। मुकदमा कायम करने के बाद 4-5 दिन बाद एसडीएम ने बहुत मुश्किल से मुझे जमानत दी। 4-5 दिन मुझे जेल में रहना पड़ा। उसके बाद मैंने उस मामले को सिविल कोर्ट में डाल दिया जो हाथरस में आज विचाराधीन है। उस कोर्ट में जो केस चल रहा है, ये जातिवादी मानसिकता के गुंडे एक्स पार्टी हो चुके हैं। मैंने तत्कालीन एसीजे फर्स्ट साहब से मैंने कहा था, मैं साहब हमारा मकान टूटा हुआ है, रिपेयरिंग के लिए हमें ऑर्डर कर दीजिए। तो उन्होंने यह कह करके मुझसे कह दिया कि रामसनई दिवाकर ऐसा करो, मैं अभी लखनऊ ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ और आकर के आपको ऑर्डर दे दूंगा। कौन आपको रोक रहा है उस मकान को बनाने से? मैंडेटरी के लिए मैंने उसमें एप्लीकेशन डाली थी लेकिन उस पर कोई भी ऑर्डर पास नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने कोई काम नहीं किया उसमें। लिहाजा 24/8/2011 को रहने की व्यवस्था नहीं थी। पूरा मकान टूटा पड़ा था चारों ओर से। घर को आग लगा दी गई थी और उस आग लगाने के परिप्रेक्ष्य में पुलिस का सबसे बड़ा हाथ रहा उसमें। 15/3/2015 को उन्होंने उसी जमीन पर एक दुर्गा की मूर्ति रख दी, जिसका केस मैंने सिविल न्यायालय हाथरस में डाल दिया था और वो आज विचाराधीन है। पेंडिंग चल रहा है इस समय सिविल कोर्ट हाथरस में। उसके बाद में जब हमने मकान बनाने का प्रयास किया तो मैं धोबी जाति के समस्त भारत, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के जितने भी जिन लोगों को मैं जानता था, IAS IPS लेवल के थे, जज लेवल के लोग थे, और मैं धोबी समाज से ही आता हूँ। मेरा अकेला ही परिवार है उस गांव में। इलाके में बहुत बड़ी अराजकता है, गुंडों का बोलबाला है और वहां अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या संवैधान के स्तर से रहने का प्रयास करेगा तो उसके साथ इसी तरह से क्राइम किया जाएगा जैसे मेरे साथ किया गया था। 2 बार मैंने 112 नंबर पुलिस को कॉल किया। 112 नंबर पुलिस पर कॉल करने के बाद पुलिस ने मेरा पक्ष न लेकर के उन गुंडों का पक्ष लिया। उसमें मृदुल कुमार चौहान एसओ हसैन था, उसने 1.5 लाख रुपया लिया। सीओ सिकंदराव ठाकुर सुरेंद्र सिंह जो इस समय हाथरस में सीओ सिटी है, उसने 80,000 रुपया लिया और मेरी क्राइम सीट को चार्जशीट को खराब कर दिया। SC ST का मुकदमा 308, 326, 307 का मुकदमा बनना चाहिए, 452 का मुकदमा बनना चाहिए था। वो मेरे भाई एडवोकेट रामनरेश को उन्होंने 452 की धारा 323, 504 और 427 लगा करके उसे जेल भेज दिया। और उस समय देखिए जो क्राइम हुआ था हमारे ऊपर, उस क्राइम का देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूं। देखिए ये फोटो है, इस तरह की स्थिति कर दी गई थी। एकदम इनको एकदम मार ही दिया था जान से, इनको और इनके परिवार को। ये हाल मेरी 2 जगह से टांग तोड़ दी गई। मीडिया कर्मियों बंधुओं, 2 जगह से टांग तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया और मेरा कुल्हाड़ी से सर काट दिया था आधा हिस्सा, एक हिस्सा। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से जिंदा बचा। देखिए ये ऐसे सब चीजें हैं। तो इन हालातों को देखते हुए मेरे पास हमला हुआ। मेरे 4-4, 5-5 साल के 2 बच्चे हैं, मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे। मेरे भाई की पत्नी एक्सपायर हो गई थी तो मैं उनको पढ़ रहा था और प्राइवेट स्कूल में सिकंदराबाद पढ़ाने के लिए जाता था। अपनी जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था, लेकिन मनवादी मानसिकता के लोगों ने मेरा ये सब कुछ रहना उन्हें पसंद नहीं आया, रास नहीं आया और मेरे परिवार पर उन्होंने हमला कर दिया। मेरे माता पिता को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया और मेरे परिवार पर 4 बार हमला किया। ढूंढ करके, सर्च लाइट से ढूंढ करके मुझे मार निकाला। मैं एक कोने में छिपा हुआ था। मैंने सीओ सिकंदराव मैंने सीओ सिकंदराव ठाकुर सुरेंद्र सिंह को फ़ोन किया। मैं सर मेरे परिवार पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, मेरा पूरा परिवार डैमेज कर दिया, बुरी तरह से मारपीट की गई है। तो उस सीओ सिकंदराव सुरेंद्र सिंह के शब्द थे, अश्लील गाली देकर के उसने मुझसे कहा कि तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिल गया।
CUG नंबर देखिए, मीडिया कर्ण बंधुओं सबके पास होते हैं। और इस समय आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर किसी को पता है कि अगर जिसके पास नंबर नहीं होता किसी जिले के बड़े ऑफिसर का, तो गूगल से निकाल करके वो और सबको निकाल ही लेता है। DM को फोन किया, DM ने स्विच ऑफ कर लिया था। CO को फोन किया, CO ने स्विच ऑफ कर लिया था। SO हसन मर्दन कुमार को फोन किया, उसने भी फोन स्विच ऑफ कर लिया था। चौकी इंचार्ज सलामुद्दीन खान के साथ में पुलिस के साथ भी बदतमीजी हुई थी। सबसे पहले उनके कपड़े फाड़ दिए गए। जब सलामुद्दीन चौकी इंचार्ज महोदय ने जब ये कहा कि सर, अपर अधिकारियों को उन्होंने फोन किया कि इनके इस तरह से क्राइम हुआ है और 100 लोगों के साथ कम से कम SC ST का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, लेकिन उसने उल्टा सीधा करके 6 लोगों के साथ मुकदमा कायम किया बड़ी मुश्किल से, और हमारे क्रॉस केस में नाम लिख दिया। 2 क्रॉस केस हमारे, उल्टा केस हमारे ऊपर झूठा केस बना करके तैयार कर दिया है, जिसकी NBW वारंट भी जारी हो चुके हैं मान्यवर। देखिए वारंट की कॉपी मेरे पास आ गई है, मैं जान बचा के भाग गया। इस तरह से देखिए वारंट की कॉपी मेरे पास लगा दी गई है, और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है पूरे परिवार की। मेरे माता पिता घर पर रहते हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन बच्चों को मारने के लिए लटका दिया गया उल्टा करके। पुलिस से जब इस संबंध में बात की गई तो पुलिस ने उल्टा हमको ही तोड़फोड़ करके, इतनी बुरी स्थिति थी कि देखिए जहां जिस व्यक्ति के साथ क्राइम होता है और वो व्यक्ति अगर आपसे प्रोटेक्शन के लिए गुहार लगाता है उच्च अधिकारियों से, और वो अधिकारी मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? हमें नहीं लगता कि हमें कोई न्याय मिलेगा। जब मेरे साथ तोड़फोड़ हो गई, मुझे मरा हुआ समझ के छोड़ गए थे, केवल 5 या 10 मिनट का टाइम और मिलता तो चौकी इंचार्ज सलामुद्दीन खान जब गाड़ी लेकर के आए और उन्होंने देखा, आवाज दी, तो मैं पड़ा हुआ था अपने घर के अंदर, तो नक्शा नजरी नहीं बनाई गई उसकी, और जो जिस ढंग से रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए थी उस ढंग से रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। उसके बाद में सलामुद्दीन मुझे गाड़ी में उल्टा सीधा डाल करके थाने ले गए। थाने ले जा करके उल्टी सीधी मेरे भाई ने, राम खिलाड़ी ने, FIR लॉज कराई। तो जिस तरह से FIR लॉज होनी चाहिए वो कम पढ़ा लिखा है, तो उसने उस तरह से नहीं लिखवाया, और मेरे बचने के कोई चांस नहीं थे उसमें। ले जाकर को मुझे बागला हॉस्पिटल हाथरस में डाल दिया गया। 3 दिन वहाँ मैं रहा बागला हॉस्पिटल में। वहाँ भी मुझे मरवाने के लिए तत्कालीन लोगों ने वहाँ पर ये प्रयास किया कि इसको किसी तरह से ख़त्म करवा दिया जाए। चौथे दिन मेरे भाई ने, जब भाई की मेरे जमानत हो गई रामरेस एडवोकेट की, वो यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में पटियाला हाउस में, तो उसके बाद उनको निकालने के बाद जब उन्होंने वहाँ से कहा CMO बागला हॉस्पिटल के CMO हाथरस से कि साहब मेरे भाई का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए SN मेडिकल सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए नई दिल्ली में, उन्होंने इस बात पिटीशन को लगाया। उसके बाद जब 20-22 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हुआ, 24 दिन बाद सफदरजंग हॉस्पिटल से, तो मैं अपनी बहन के यहाँ रहने लगा रोहिणी में। वहाँ पर मैं एक दिन ऐसे जब तबीयत 2-3-4 महीने बाद जब तबीयत मेरी कुछ ठीक सी होने लगी, तो मैंने महमूद प्रचा साहब का एक स्टेटमेंट देखा था मैंने यूट्यूब पे, और डॉक्टर चंद्रकांता माथुर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि महमूद प्रचा साहब का मैं आपको नंबर देती हूँ और उनसे आप संपर्क करिए। तो मैंने प्रचा साहब से संपर्क किया, और प्रचा साहब ने जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपका केस डील कौन करेगा और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कलेक्ट कौन करेगा। तो मैंने कहा मेरे भाई से सर संपर्क कर लीजिए। मैंने अपने भाई का नंबर दे दिया और उन्होंने कलेक्ट करके दिए थे। इस संबंध में और आगे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो ना होता हो। अब आप इसमें जैसे मीडिया कर्मियों के माध्यम से तत्कालीन अधिकारी हैं, चाहे IG लेवल के हों, DGP लेवल के हों, DIG लेवल के हों या CM लेवल के हों, अब सबको मैं कोई ऐसी मेरे पास तो फिल्म तो है नहीं और ना मेरे पास ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री है जो बना करके मैंने रख लिया और मैं उनको पेश कर दूं। देखिए मेरे यहाँ तबंचों का, बंदूकों का और चरस गांजा अफीम का सप्लाई होती है, और जितने भी गुंडे इसमें इन्वॉल्व हैं सब ये देश का धंधा करते हैं। वहाँ की पुलिस जो मंथली लेती है, हसान थाने का SHO CO सिकंदर राव, SP सिटी या SP हाथरस जो भी रहे हों, वो सब जो भी जातिवादी मानसिकता के लोग यानी कि ठाकुर, ब्राह्मण या बनिया जाति से आ जाते हैं, तब तक अत्याचार होना शुरू हो जाता है शेड्यूल कास्ट के साथ। तो मेरा अकेला परिवार है, मेरी जमीन पर पिछले 30 साल से दबंगों का कब्जा है। इस समय मेरे यहाँ चकबंदी चल रही है, चकबंदी के अधिकारी भी उस जमीन को हड़प पाने के लिए अपनी तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने कई बार अधिकारियों से मिला लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिला है,
और बार बार वो उसी बात को कहते हैं कि बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय के लिए पत्र लिखा, लेकिन उसका रिप्लाई उल्टा ही मिला। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुझे जिंदा रहना है तो जैसे हम कहेंगे वैसे रहना पड़ेगा, और धोबिया शब्द के अलावा दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी तो मैं आ रहा हूं, तो एडवोकेट महमूद प्रजा साहब ने उसकी मेरी रेट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाली, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डालने के बाद पिछले 2.5 साल से मैं इसी प्रयास में लगातार लगा रहा कि मेरी रेट पिटीशन ट्रांसफर हो जाए वहां से, और होने के बाद में मुझे कोई न्याय मिल सके। तो आज बंधुओं, मेरा ये जो केस ट्रांसफर हाथरस से 3 केस हमारे ऊपर जो लगा दी, 1 केस तो मेरा उनके खिलाफ है और 2 केस क्रॉस में मेरे खिलाफ है, मेरे और मेरे भाइयों के खिलाफ। तो वो उनकी रेट पिटीशन डाली थी, तो उसका माननीय जस्टिस महोदय ने, क्या नाम था जस्टिस तो भूल गया, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको ट्रांसफर पिटीशन लागू कर दी और उसका ऑर्डर आज हो गया है। तो उसके आगे माननीय महमूद प्रजा साहब बताने का कष्ट करेंगे। बस अब यही है, मैंने यही कहना था कि 1-2 वजह है हमारी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए। एक तो हमारे जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं वो अपना हौसला ना छोड़ें, भारत के संविधान पे भरोसा रखें, न्याय मिलेगा। और अब आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि इसको अच्छी तरीके से, एक तो पब्लिसिटी भी हो इस केस की, ताकि भारत के संविधान पे लोगों का विश्वास जमे, और दूसरा ये इसलिए भी जानी चाहिए कि जो दबंगई करते हैं मनुवादी मानसिकता के लोग, वो ये समझ लें कि वो अपने इलाके में नहीं दूसरी जगह जाके भी उन्हें मुकदमा झेलना पड़ सकता है, तब उनकी अकल ठिकाने आएगी और उनका अत्याचार कुछ कम होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए था जिसलिए मैंने आपको तंग किया। और ये हालात पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के ज्यादातर भागों में यही हालात हैं। हमारे जो लोग हैं उनकी जमीन छीनी जाती है, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे कराए जाते हैं, और फिर भी कोई अगर विरोध करने की कोशिश करता है तो उसको मारने तक की कोशिश की जाती है। ऐसे सैकड़ों मुकदमे, ऐसे सैकड़ों केस बगैर किसी को पता लगे रोज होते हैं। इसीलिए एक इस केस से हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि न्याय भी हो सकता है। इसलिए न्याय से डर के और संविधान से डर के लोग जो है अत्याचार बंद करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।